Hello everyone, welcome back to my channel Nirvila Classes. Today I will discuss यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है खसरा और खतौनी। उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट किया गया था कि मैम लैंड लॉ पर वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं लैंड लॉ का सीरीज तैयार कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से समझेंगे और इसे नोट आउट करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैंड रेवेन्यू कोड क्या होता है। लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत खसरा क्या होता है। खसरा को सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है। और खसरा जो है, कोई भी अगर लैंड है, जैसे कि आपके पास कोई भी लैंड है, तो उसका विवरण खसरा में बताया जाता है, और जो कि 1 ईयर तक के लिए डिफाइन किया जाता है, 1 ईयर तक के लिए बनाया जाता है। और अगर खतौनी की बात की जाए तो खतौनी जो है 6 वर्ष में तैयार किया जाता है, और जबकि खसरा जो है 1 वर्ष में तैयार किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी के द्वारा उनके पास बहुत सारे खेत थे, और वो लोग खसरा खतौनी के बारे में हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि खसरा खतौनी होता क्या है। जब मैंने लॉ किया, इसके बाद मुझे पता चला कि ये होती है खसरा और खतौनी। खसरा और खतौनी को अगर हम लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसे देखेंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको पता होगा कि जो हमारा लैंड रेवेन्यू कोड है, अब तो पीसीएसजे एंड एपीओ एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, इसीलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे। खसरा जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है या किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? लेखपाल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? लेखपाल के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएसजे में, इसलिए आप नोट आउट कर लेंगे इसे। अब इसमें कॉलम कितने होते हैं? कॉलम जो है इसमें 21 कॉलम होते हैं, 1 to 21। अब इसमें कॉलम के अंदर क्या डिफाइन किया गया है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। कॉलम जो है 1 to 5 तक जो लैंड होल्डर है उसका जो है विवरण, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो जाता है खेत का नंबर क्या है, या फिर खेत का रकबा क्या है, खतौनी का खाता नंबर क्या है, या फिर लैंड होल्डर की खतौनी क्या चीज है, ये सब चीज जो है कॉलम नंबर 1 to 5 तक डिफाइन किया गया है। और कॉलम नंबर 6 में क्या डिफाइन किया गया है? इसे हिंदी में हम लोग खाना कहते हैं, इसलिए आप इसे खाने वाला खाना मत समझने लगिएगा, इसे हम लोग इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। कॉलम नंबर 6 में जो है सिंचाई के साधन मीन्स कि अगर आपकी जमीन में जो है पक्के के कुएं हैं या कच्चे कुएं हैं, तो अगर पक्के के कुएं हैं तो उसे ब्लू या ब्लैक जो इंक है उससे टिक मार्क किया जाता है। एंड कॉलम नंबर 7 to 9 के अंतर्गत खरीफ पड़ताल मीन्स कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के पास ये जो है लैंड है, तो लैंड में हम लोग कितने बार फसल का उत्पादन कर सकते? 3 बार, खरीफ, रबी और जायद। अब यहाँ पर इस जो जमीन है, इस जमीन का विवरण तो आपका खसरा में बताया गया है। अब खसरा को मेंटेन कौन करता है? लेखपाल करता है। अब लेखपाल को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि तुम लैंड को देखो कि भाई क्या क्या चीज उसमें चेंजेज आ रहे हैं, क्या क्या चीज उसमें उत्पादन किया जा रहा है। तो वहां पर जाके जो लेखपाल है, लेखपाल को 3 बार, जो 1 साल है, 1 साल के अंतर्गत 3 बार जाके खेत में उसको देखना है कि किस किस चीज का उत्पादन किया जा रहा है, क्या क्या चीज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो कॉलम नंबर 7 to 9 में खरीफ पड़ताल मीन्स की पड़ताल में इन्वेस्टिगेशन करता है लेखपाल, और इसके बाद में देखता है कि क्या क्या चीज का उत्पादन किया जा रहा है, तो उसमें उसको अंकित करता है भाई खसरा के अंतर्गत। तो खरीफ फसल के अंतर्गत किस किस चीज का उत्पादन हो जाता है? धान हो गया, मक्का हो गया। एंड रबी पड़ताल है, रबी इन्वेस्टिगेशन करता है कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल का उत्पादन किया जाए, जो 1 जुलाई से आरंभ होता है। तो आई थिंक इसके अंतर्गत किस चीज का फसल का उत्पादन किया जाता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड जायद पड़ताल हो जाती है। कॉलम नंबर 10 to 12 तक रबी पड़ताल करता है लेखपाल के द्वारा, एंड कॉलम नंबर 13 to 15 तक जायद पड़ताल, जिसके जो 1 मई जून के अंतर्गत स्टार्टिंग होती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, फॉर एग्जांपल लौकी हो गई, तोरई हो गई, भिंडी हो गई। तो ये सब चीज जो है लेखपाल के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में सारे खाने मीन्स कोई जो भी खाने हैं उसके अंतर्गत खरीफ, रबी और जायद के अंतर्गत जो भी चीजें रहती है उसे खसरा में उसे डिफाइन करता है। और कॉलम नंबर
16 to 21 तक जो तीसरी पड़ताल हो जाती है जायज पड़ताल के अंतर्गत, इसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो 6 करते हैं। खतौनी आखिर होता क्या है? खतौनी जो है यूपी लैंड रेवेन्यू कोड, जो आपका यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 है, उसके सेक्शन 32 में खतौनी को डिफाइन किया गया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, जो अगर हम इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन समझे कि डिफरेंस बिटवीन क्या है इन दोनों के बीच में, तो खसरा जो है जमीन के बारे में उल्लेख किया जाता है, किसी भी लैंड का विवरण किया जाता है, विवरण दिया जाता है खसरा के अंतर्गत। लेकिन खतौनी में जो है लैंड पे किस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किस व्यक्ति का है, उसके बारे में विवरण दिया जाता है खतौनी के अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, इसीलिए आप इसे नोट आउट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि जैसे कि खसरा के अंतर्गत तो 14 कॉलम दिए हैं, 21 कॉलम दिए हैं, और उसी प्रकार खतौनी में जो है 14 कॉलम दिए हुए हैं। 14 कॉलम के अंतर्गत क्या चीज होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बता दूं कि खतौनी को मेंटेन जो है कौन करता है? खतौनी को मेंटेन जो है कौन करता है? आपको लेखपाल करता है एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के द्वारा खतौनी को मेंटेन किया जाता है। और खतौनी कितने वर्ष तक के लिए तैयार किया जाता है? 6 वर्ष तक के लिए। 6 वर्ष के अंतर्गत आप जो है कोई भी परिवर्तन होता है उसको हम लोग कॉलम के अंतर्गत इसको परिवर्तन को हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंतर्गत क्या चीज भरा जाता है। फर्स्ट कॉलम में खाता नंबर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति के जमीन का क्या खाता नंबर है, क्या प्लॉट नंबर है, उसको दिया जाता है, जो फर्स्ट कॉलम रहता है। सेकंड कॉलम में क्या होता है? लैंड होल्डर। अब समझ सकते हो कि किसी भी व्यक्ति का अगर लैंड है तो उस व्यक्ति का मीन्स कि लैंड होल्डर का नाम तो अवश्य दिया रहेगा। तो कौन से कॉलम में दिया रहेगा? सेकंड कॉलम में दिया रहेगा। सेकंड कॉलम में उस व्यक्ति का नाम दिया रहेगा, प्लस उसके फादर का क्या नाम है, प्लस उसके रेसिडेंस क्या है, मीन्स वो कहाँ रहता है, ये सब भी उसको डिफाइन किया जाएगा। किस में डिफाइन किया जाएगा? सेकंड कॉलम में डिफाइन किया जाएगा। एंड थर्ड जो कॉलम है उसमें क्या चीज डिफाइन किया जाएगा? मीन्स कि लैंड होल्डर, मीन्स कि ये जो जमीन है, जमीन पर उस व्यक्ति का कितने समय तक, मीन्स कि कब से कब्जा था, मीन्स कब से पोजीशन था, कब से ओनरशिप था, उसको डिफाइन किया जाएगा थर्ड कॉलम में। एंड फोर्थ कॉलम में क्या चीज है? घाटा का खसरा नंबर। घाटा का खसरा नंबर क्या चीज होता है, उसको फोर्थ कॉलम में डिफाइन किया जाएगा। फिफ्थ कॉलम में क्या चीज डिफाइन किया जाएगा? खाता के प्रत्येक घाटे का क्षेत्रफल। अब घाटा क्या चीज होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी लैंड है उसके अंतर्गत कितने घाटे दिए हुए हैं, उसका जो भी क्षेत्रफल है उसको बताया जाएगा फिफ्थ कॉलम में। एंड सिक्स कॉलम में जो दार द्वारा जो भी दे मालगुजारी है या रेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है लैंड होल्डर है, किसी भी जमीन का मालिक है, तो ऑफकोर्स वो रेंट तो देता ही होगा, मालगुजारी तो देता ही होगा, तो उसका विवरण किसमें दिया जाएगा? 6 कॉलम में। एंड 7th कॉलम में क्या हो जाता है? 7th कॉलम में खातेदार का अंश मीन्स की हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि कोई भी लैंड है, तो लैंड में ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है इकलौता मालिक होता है। ऑफकोर्स उसके बच्चे होंगे, उसके भाई होंगे, उसके दादा होंगे, तो उसमें जो है 5-6 पार्टीशन कर दिया जाता है। तो 5-6 पार्टीशन में किसको किसको कितना कितना अंश पड़ा है, कितना कितना पार्ट पड़ा है, उसका विवरण जो है 7th कॉलम में दिया जाएगा। एंड 8th कॉलम में फॉर एग्जाम्पल अब 6 वर्ष के लिए तैयार किया जा रहा है खतौनी, तो अब जो पहला साल है, पहला साल में क्या होती है कि जो लैंड होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, मृत्यु हो जाती है, तो लैंड होल्डर जो है कि वसीयत करके जाता है किसी व्यक्ति को जमीन को, किसी व्यक्ति जो जमीन है किसी को वसीयत करके जाता है, तो ऑफकोर्स उसमें परिवर्तन जो होगा, जो अगर हम चेंजेज कर सकते हैं, तो प्रथम वर्ष में जो भी चेंजेज होगा तो वो 8वें कॉलम में डिफाइन किया जाएगा। एंड सेकंड वर्ष में जो भी चेंज होगा, सेकंड ईयर में जो भी चेंज होगा वो 9वें कॉलम में, थर्ड ईयर में जो भी चेंजेज होंगी वो 10th कॉलम में, एंड फोर्थ जो ईयर है उसमें जो भी चेंजेज होगा वो 11th कॉलम में, एंड 12th कॉलम में जो 5th वर्ष जो चेंजेज होंगी, एंड 13 जो कॉलम हो जाती है उसमें जो सबसे लास्ट साल है मीन्स 6ठे वर्ष में जो भी परिवर्तन होगा तो वो किसमें चेंजेस किए जाएंगे?
ऑफकोर्स जो है 13 कॉलम में चेंजेस किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप के मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि मैम क्या चेंजेस किया जाएगा, आपके मन में यही सवाल उठ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बता देती हूँ आपको कि जैसे कि ये जो लैंड है, तो फॉर एग्जाम्पल इस लैंड का अगर होल्डर जो है मर जाता है, होल्डर क्या होता है, मर जाता है, उसका अब इस लैंड का कौन मालिक हुआ, अब तो वो व्यक्ति जो मर गया, तो ऑफकोर्स उसका जो बेटा होगा, जो सन होगा, वो उस लैंड का होल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर तो सेकंड कॉलम में तो लैंड होल्डर का जो मालिक है वो तो ये व्यक्ति है, लेकिन अब इसमें जो चेंजेज होंगी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फिर फोर्थ फिफ्थ या सिक्स्थ ईयर में, तो वो चेंजेस जो होंगी बेटे के नाम से, सन के नाम से जो भी चेंजेस होगा, तो वो सब जो है 8 to 13 कॉलम तक डिफाइन किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं कि यहाँ पर जैसे कि कोई भी अगर कोई भी जो लैंड होल्डर है, कभी कभी क्या होता है कि कोई लैंड होल्डर जो है स्त्री होती है, मीन्स की महिला होती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी लैंड होल्डर जो है महिला है, तो यहाँ पर कंडीशन जो है लैंड किसी पुरुष जोतदार के उत्तराधिकार में मिली है, मीन्स की कोई जो पुरुष जो है उसको उत्तराधिकार सक्सेशन के अंतर्गत किसी महिला को मिला है, तो स्त्री जो जोतदार के नाम पर नाम के पश्चात उत्तराधिकारी का नाम लिखा जाएगा। जब तक कि ऐसी स्त्री लैंड होल्डर है तब तक प्रत्येक खतौनी में उस उत्तराधिकार का नाम लिखा जाता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो यहाँ पर 13 कॉलम तक तो हम लोग ने डिफाइन कर लिए, समझ लिया। अब 14 कॉलम के अंतर्गत कैफियत जिसे हम रीमार्क कहते हैं, तो उसको इसमें डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग खसरा और खतौनी से रिलेटेड जो भी हमारे मन में जो क्वेश्चन था, वो डाउट था, वो क्लियर हो चुका है। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपके मन में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड यूपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं कि खसरा और खतौनी के अंतर्गत कितने कितने कॉलम दिए गए हैं, खसरा और खतौनी के अंतर्गत कितने कितने कॉलम दिए गए हैं, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए लाइक एंड कमेंट जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन